Good morning, my dear student. Now tell the answers of some questions. Tell the name of the trade when goods are sold to the other countries or goods are sold outside the boundaries of physical boundary of any country. Export. Very good, my dear children. Now tell the name of trade when goods are purchased from other countries or from outside the physical boundary of other country. Import. Very good, my dear children. Now tell the name of process which is followed before purchasing the goods or services outside the country. Import procedures. Very good, my dear children. Today I shall discuss about the import procedure. Before going to the topic, I would like to discuss the learning objectives of this topic. Import procedure come under in the chapter International Business. Now learning objective or teaching learning objectives. What are the learning objectives? After studying this chapter, a student will be able to understand the meaning of import trade, appreciate the presence of meaningful step in the import trade, correlate the documents involved in export trade and import trade. इसमें स्टूडेंट जो है इंपोर्ट ट्रेड के बारे में जानकारी हासिल कर सकता है और इंपोर्ट ट्रेड में क्या क्या स्टेप है फॉलो करते हैं उसके बारे में जानकारी हासिल कर सकता है और क्या क्या डॉक्यूमेंट यूज कर सकते हैं इंपोर्ट ट्रेड में उसको कोरिलेट कर सकता है. Now what is import trade? As I discussed previously, import trade refers to buying only are buying goods from and services from other countries. There will be not selling. Generally, those goods are imported which the domestic country is not able to produce efficiently. This may include raw materials, machinery और टेक्नोलॉजी. उसी गुड्स का जनरली इंपोर्ट किया जाता है जो डोमेस्टिक कंट्री उसको प्रोड्यूस नहीं कर सकता इफिशिएंटली. इसमें रॉ मटेरियल हो सकता है, मशीनरी हो सकता है, कोई टेक्नोलॉजी का इंपोर्ट हो सकता है. नाउ ऑब्जेक्टिव्स ऑफ इंपोर्ट. इंपोर्ट का क्या क्या ऑब्जेक्टिव है? पहला ऑब्जेक्टिव है टू स्पीड अप इंडस्ट्रियलाइजेशन. सेकेंड, टू मीट कंज्यूमर डिमांड. थर्ड, टू इम्प्रूव स्टैंडर्ड्स ऑफ लिविंग. फोर्थ, टू ओवरकम नेचुरल डिसास्टर. फिफ्थ, टू इंश्योर नेशनल डिफेंस. इसमें इंडस्ट्रियलाइजेशन का बढ़ावा मिलता है. बहुत सारा मशीनरी हम लोग इंपोर्ट करते हैं आउटसाइड कंट्री से तो इंडस्ट्री का डेवलपमेंट होता है. कंज्यूमर का डिमांड, बहुत सारे कंज्यूमर डिमांड करते हैं जो इंडिया में गुड्स प्रोड्यूस नहीं होता तो बाहर से इंपोर्ट होता है. उसका कंज्यूमर का डिमांड मीट करने के लिए लोगों का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ता है बाय यूजिंग द इंपोर्टेड गुड्स. ये सब ऑब्जेक्टिव सब इंपोर्ट है. नाउ हम लोग क्या क्या इंपोर्ट करते हैं, दूसरे देश से क्या क्या
कितना परसेंट शेयर है इंपोर्ट का, तो इसमें इलेक्ट्रॉनिक्स का शेयर है 7%, इलेक्ट्रॉनिक्स गुड्स का इंपोर्ट करते हैं, गोल्ड का 6%, ज्वेलरी स्टोन का 5%, मशीनरी का 5%, केमिकल्स एंड प्लास्टिक का 6%, कोल 4% है, ट्रांसपोर्ट एंड इक्विपमेंट है 3%, ओर्स है 3%, एडिबल ऑयल है 2%, क्रूड ऑयल है 37%, अदर्स में इन सबको छोड़कर 22%। तो हम लोग देख रहे हैं क्रूड ऑयल ज़्यादातर इंपोर्ट हम लोग क्रूड ऑयल्स का करते हैं, जिससे कि यहाँ पर पेट्रोलियम, डीजल, किरोसिन वाले एक्सट्रैक्ट होता है रिफाइनरी में। तो क्रूड ऑयल का सबसे ज़्यादा इंपोर्ट होता है और उसी का कंजम्पशन होता है, उसी के लिए इंडिया जो ज़्यादा पेमेंट करती है आउटसाइड कंट्री को। अब जो है इसका कोई भी जितना एक गुड्स दिया हुआ, सर्विसेज दिया हुआ, इसको इंपोर्ट करने के लिए दूसरे देशों से क्या क्या स्टेप फॉलो करते हैं, क्या क्या प्रोसीजर फॉलो करते हैं। तो कोई भी स्टेप होता है 1 बाई 1 होता है। पहले एक स्टेप फॉलो करना है, उसके बाद दूसरा स्टेप, तीसरा स्टेप। ये नहीं जो तीसरा स्टेप पहले की जगह पर आ जाएगा। स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर में या प्रोसेस में स्टेप बाय स्टेप काम होता है। तो पहला स्टेप है कोई भी गुड्स और सर्विसेज हमको इंपोर्ट करना है दूसरे देश से, तो पहला स्टेप है ट्रेड इंक्वायरी। ट्रेड इंक्वायरी करेंगे। द इम्पोर्टर, जो इम्पोर्टर है, कोई भी देश जो गुड्स को अपने देश में परचेज करता है, मंगवाता है, तो वो क्या करता है, द इम्पोर्टर कंडक्ट ट्रेड इंक्वायरी अबाउट हु कैन सप्लाई द रिक्वायर्ड गुड्स। द इम्पोर्टर सेंड इंक्वायरी फॉर्म टू गेट इन डिटेल्स the information about price, quantity, quality. The exporter replies through the proforma invoice. सबसे पहला काम है इंपोर्टर जो है ट्रेड इंक्वायरी करता है। उसमें इंपोर्टर जो है लोगों से जानकारी हासिल करता है, जो दूसरे देश के सेलर हैं उनसे, कि जो गुड्स परचेज करना है तो उसका क्या प्राइस होगा, क्या क्वांटिटी रहेगा, क्या क्वालिटी सप्लाई करेगा। इस तरह से जो एक्सपोर्टर होता है, जब इंपोर्टर इंक्वायरी मांगता है तो एक्सपोर्टर जो उसको परफॉर्मा इनवॉइस के द्वारा ट्रेड इंक्वायरी भेजता है। परफॉर्मा इनवॉइस क्या होता है, इसमें कोई गुड्स का क्वांटिटी लिखा रहता है, प्राइस लिखा रहता है, क्वालिटी लिखा रहता है, और कैसे उसको जो एक्सपोर्टर एक्सपोर्ट करेगा, कहाँ पर डिलीवरी देगा, ये सब इंफॉर्मेशन लिखा रहता है। इसके बाद है प्रोक्योरमेंट ऑफ इंपोर्ट लाइसेंस। इंपोर्टर जो है इंपोर्ट लाइसेंस हासिल करने के लिए तो कुछ प्रक्रिया अपनाएगा। पहला क्या है, द इंपोर्टर मस्ट अप्लाई टू गेट रजिस्टर विद डायरेक्टरेट जनरल फॉरेन ट्रेड। इंपोर्टर जो अपने आप को रजिस्टर करवाएगा डायरेक्टर जनरल फॉरेन ट्रेड के पास, या तो रीजनल इंपोर्ट एक्सपोर्ट लाइसेंसिंग अथॉरिटी एंड ऑब्टेन इंपोर्ट एक्सपोर्ट कोड नंबर। रीजनल लाइसेंसिंग अथॉरिटी के पास अप्लाई करके इंपोर्ट एक्सपोर्ट कोड नंबर हासिल करेगा। दोनों में से कोई एक काम करेगा। उसके बाद इंपोर्टर क्या करेगा, थर्ड स्टेप है ऑब्टेनिंग फॉरेन एक्सचेंज। इंपोर्टर को जब इंपोर्ट एक्सपोर्ट कोड नंबर मिल जाएगा या उस रजिस्टर हो जाएगा तो फॉरेन एक्सचेंज के लिए अप्लाई करेगा। ऑल फॉरेन एक्सचेंज ट्रांजैक्शन आर रेगुलेटेड बाय द एक्सचेंज कंट्रोल डिपार्टमेंट ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। An application for foreign exchange authorization along with the copy of the import license has to be sent to bank to issue foreign exchange. इंपोर्टर क्या करेगा, एक इंपोर्ट लाइसेंस का या जो उसको इंपोर्ट एक्सपोर्ट कोड नंबर मिला है वो लाइसेंस का कोड नंबर
वो फॉरेन एक्सचेंज बैंक को पास देगा, तब जाकर फॉरेन एक्सचेंज बैंक जो है उसको फॉरेन एक्सचेंज देगा। अगर उसको रुपीस देगा तो उसके बदले में फॉरेन एक्सचेंज डॉलर वगैरह जो भी है, डॉलर या जिसके लिए अप्लाई करेगा वो उसको देगा। और उसी हम लोग जानते हैं कि फॉरेन एक्सचेंज ही डॉलर ही चाहे इंटरनेशनल जो करेंसी है वही एक माध्यम है जिसके द्वारा हम लोग पेमेंट कर सकते हैं आउटसाइड कंट्री के एक्सपोर्टर को। तो इसीलिए जो है इम्पोर्टर विल अप्लाई टू गेट द फॉरेन एक्सचेंज to the bank. Only some authorized bank is issue foreign currency which is authorized by the Reserve Bank of India. जब फॉरेन एक्सचेंज मिल जाएगा इंपोर्टर को तब वो क्या करेगा, ऑर्डर प्लेस करेगा, प्लेसिंग ऑर्डर और इंडेंट। द इंपोर्टर देन प्लेसेस एन इंपोर्ट ऑर्डर or indent to supply the specific product. The indent contains information regarding the price, quantity, quality, weight, size, grade, packaging, shipment etc. जब इंपोर्टर को फॉरेन एक्सचेंज मिल जाएगा तो वो गुड्स के सप्लाई करने के लिए ऑर्डर देगा एक्सपोर्टर को। उसके लिए इंडेंट तैयार करेगा, उसमें क्या क्या इन्फॉर्मेशन रहेगा, प्राइस लिखा रहेगा गुड्स का, क्वांटिटी लिखा रहेगा, कितना क्वांटिटी मंगवाना चाहता है, क्या क्वालिटी होगा, क्या उसका वेट होगा, क्या साइज़ होगा, क्या ग्रेड होगा, किस तरह का पैकेजिंग होना चाहिए और शिपमेंट कहाँ पर उसको डिलीवरी देना है, ये सब इन्फॉर्मेशन लिखा रहेगा इंडेंट में। इसके बाद से ऑब्टेनिंग लेटर ऑफ क्रेडिट। कभी कभी जो है जो एक्सपोर्टर है इंपोर्टर से लेटर ऑफ क्रेडिट भी मांगता है। लेटर ऑफ क्रेडिट क्या है? लेटर ऑफ क्रेडिट जो इंपोर्टर का बैंक इशू करता है कि अगर इंपोर्टर किसी कंडीशन में अगर डिफ़ॉल्ट करता है पेमेंट के लिए तो इंपोर्टर का जो बैंक है एक्सपोर्टर को पेमेंट करेगा, गारंटी लेता है। तो लेटर ऑफ क्रेडिट क्या है? तो लेटर ऑफ क्रेडिट इज इशूड बाय द इंपोर्टर बैंक इन फेवर ऑफ द एक्सपोर्टर। इन दिस लेटर द बैंक अंडरटेक गारंटी फॉर making payment on behalf of the importer. The issuing bank takes advice from several other banks to know the financial soundness of the importer. On receiving a favorable response, a LOC on behalf of the importer is letter of credit. LOC means letter of credit is issued to the exporter. इसमें इंपोर्टर का जो बैंक है बहुत सारे इन्फॉर्मेशन इंपोर्टर के बारे में लेने के बाद, फाइनेंशियल साउंडनेस उसका क्या है, फाइनेंशियल पोजीशन क्या लेने के बाद इंपोर्टर का बैंक है एक्सपोर्टर को एक लेटर ऑफ क्रेडिट इशू करता है कि मैं इंपोर्टर के बिहाफ में पेमेंट करूंगा। नेक्स्ट है स्टेप इज अरेंजिंग फॉर फाइनेंस। Advance arrangement for payment have to be made to avoid high penalty if goods is uncleared at the port. जब गुड्स इंपोर्ट करता है इंपोर्टर तो गुड्स पोर्ट के यहाँ आता है शिप द्वारा, तो वहाँ पर वेयर हाउसेस में अगर ज़्यादा दिन तक पड़ा रहेगा तो उसको ज़्यादा पेनल्टी लगेगा, ज़्यादा रेंट लगेगा। इसीलिए उसके लिए इंपोर्टर को पहले से एडवांस में फाइनेंस अरेंज करके रखना है ताकि अननेसेसरी पेनल्टी न लगे, ताकि जल्दी से वहाँ से क्लियरेंस करवा सके गुड्स का। तो अरेंज इसके लिए हम लोग पहले से इंपोर्टर फाइनेंस का अरेंज करता है। इसके बाद से रिसिप्ट ऑफ शिपमेंट एडवाइस। आफ्टर लोडिंग द गुड्स on the vessel, the exporter dispatches the shipment advice to the importer. This advice contains information regarding shipment such as invoice number, bill of lading or AOLB's number, date and name of vessel carrying the goods. इसके बाद जो एक एक्सपोर्टर होता है इंपोर्टर को ये जो शिपमेंट एडवाइस भेजता है इसमें क्या क्या लिखा रहता है,
गुड्स जो किस शिप में डिस्पैच हुआ है, उसके बाद से इनवॉइस का नंबर क्या है, बिल ऑफ लैंडिंग क्या है, एयरवेज बिल, अगर कोई गुड्स अगर बाई एयर आ रहा है तो एयरवेज बिल उसमें लगता है, शिप द्वारा आएगा तो बिल ऑफ लैंडिंग लगेगा। अब कौन वेसल में एक गुड्स कैरी भेजा गया है, ये सब इंफॉर्मेशन लिखा रहता है जो कि इंपोर्टर प्राप्त करता है, एक्सपोर्टर जब उसको भेजता है। Now next step is retirement of import documents. After shipment of goods, the exporter submit various document to his banker. गुड्स को एक्सपोर्ट करने के बाद एक्सपोर्टर जो क्या करता है, अपने बैंक को क्या क्या डॉक्यूमेंट हैंड ओवर करता है। एक है लेटर ऑफ क्रेडिट, सेकंड बिल ऑफ लैंडिंग, पैकिंग लिस्ट, सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजिन, मैरीन इंश्योरेंस, बिल ऑफ एक्सचेंज। तो ये है सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजिन। कभी कभी जो इम्पोर्टर जो है ये डिमांड करता है कि गुड्स से कहाँ मैन्युफैक्चर होता है, वो भी मांगता है कि गुड्स कहाँ मैन्युफैक्चर होता है, उसका सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजिन दीजिए, तो एक्सपोर्टर इसको देता है। मैरीन इंश्योरेंस करवाया है एक्सपोर्टर, गुड्स का जो भी इंश्योरेंस करवाता है, गुड्स जा रहा वेसल में जाता है, शिप में जाता है, तो उसका एक्सीडेंट का चांस रहता है, गुड्स लॉस डिस्ट्रॉय हो सकता है, लॉस हो सकता है ड्यू टू सबमर्ज ऑफ शिप विद द कोलिशन ऑफ रॉक और पेरिल्स ऑफ सी द्वारा। तो इसलिए मैरीन इंश्योरेंस करवा कर भेजता है एक्सपोर्टर। बिल ऑफ एक्सचेंज में बिल्स रिसीवेबल होता है, जहाँ पर कभी कभी इंपोर्टर इसको साइन करके भेजता है कि मैं 2 या 3 महीने के बाद पैसा दे दूँगा। नाउ अराइवल ऑफ गुड्स। अराइवल ऑफ गुड्स में क्या है, व्हेन द गुड्स रीच द इम्पोर्टर्स कंट्री, द कैप्टन ऑफ द शिप इन्फॉर्म द डॉक्स ऑफिसर्स and to receive the goods. Second, the importer then prepare the bill of entry which contains the details of the imported goods to be submitted to the custom officer for custom clearance. The goods जो है अराइव हो जाता है इंपोर्टर के कंट्री में, तो शिप का जो कैप्टन है या डॉक ऑफिसर जो है ऑफिसर टू रिसीव द गुड्स को रिसीव करता है। इसके बाद जो इंपोर्टर है बिल ऑफ एंट्री प्रिपेयर करता है, जिसमें क्या क्या लिखा रहता है, इंपोर्टेड गुड्स सबमिटेड टू द कस्टम ऑफिसर फॉर द कस्टम क्लियरेंस करवाता है इंपोर्टर वहाँ पर अपने गुड्स का। नेक्स्ट है कस्टम क्लियरेंस। द कस्टम ऑफिसर वेरीफाई द बिल ऑफ एंट्री एंड assesses the custom duty to be paid by the importer. The appraising officer then examine the imported goods as per bill of lading. After physical examination of goods, custom duty is paid and then the release order for the goods is issued. इसके बाद जो कस्टम ऑफिसर रहता है बिल ऑफ एंट्री वेरीफाई करता है, एसेस करता है कि कितना कस्टम ड्यूटी पे करना है इस गुड्स का। इसके बाद से जो अप्रेजिंग ऑफिसर होता है एग्जामिन करता है इंपोर्टेड गुड्स का, ये गुड्स जो कोई डेंजरस गुड्स तो नहीं है या इस तरह का कोई बैन गुड्स तो नहीं है। सब एग्जामिन करने के बाद, फिजिकल एग्जामिनेशन करने के बाद एक कस्टम ड्यूटी अगर पेड हो जाता है तब कस्टम अथॉरिटी जो है गुड्स को रिलीज करता है इंपोर्टर को। नाउ टेल द आंसर्स ऑफ सब क्वेश्चन एंड राइट इन योर कॉपी एंड शो it me tomorrow. Which certificate specifies the place of manufacturing of goods? Second question, what is the full form of IEC? Third,
What is another name of for the import order? Fourth, what is letter of credit? Who issues it? Thank you.